हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल इस वीडियो में वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये क्या हैं, ये कहाँ होते हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और लास्ट में बच्चों हम ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किन्होंने की और वो कैसे की थी, वो क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चला। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक कॉम्ब लीजिए और उससे अपने बालों को रगड़िए और जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके उनके पास ले जाइए। तो आप ये नोटिस करोगे बच्चों कि जो पेपर के जो पीसेस हैं ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम्ब से। ऐसे ही अगर आप एक ग्लास की रॉड लो, ठीक है, और उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ो और फिर उसको ले जाओ एक बैलून के पास जिसमें हवा भरी हुई है, तो आप नोटिस करोगे कि जो बैलून है वो उस ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो ये हो क्यों रहा है बच्चों, ऐसा क्या हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम अब कॉम्ब को अपने बालों से रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वो कागज़ के पीसेस को या फिर बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज आता कहाँ से है बच्चों? तो ये चार्ज जो होता है ना बच्चों, ये जो मैटर होते हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे वो आयरन की रॉड हो, चाहे वो ग्लास की रॉड हो, चाहे वो आपका रूलर हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे इरेज़र हो, कुछ भी हो, उस सब में क्या होता है, एटम्स होते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं की वजह से ये जो अट्रैक्शन हमें देखने को मिला वो होता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो एटम होता है, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटम को तोड़ा जा सकता है और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रूफ यहाँ से हो जाता है। तो अब ज़रा हम एटम के बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, एटम को आपको ऐसे समझना है कि एक फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल है हमारी, और इस फुटबॉल के अंदर सोचिए एक हमारी टेबल टेनिस की छोटी सी बॉल है। ठीक है, अब ये जो छोटी सी टेबल टेनिस वाली जो बॉल है, ये होता है एटम का जो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और तीसरा पार्टिकल जो हमने अभी बात की वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बहुत सारी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग रेडियस में घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया यहाँ से। अब बच्चों, अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे हम सोडियम की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ये सब आपने सुने ही हैं। तो इनके जो एटम्स होते हैं वो सब अलग अलग साइज़ और शेप के हो सकते हैं। ठीक है, किसी में अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी में अलग प्रोटॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि ये जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, है ना, या कार्बन का हो, किसी का भी एटम हो, वो जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी वजह से जब हम ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं, चाहे वो हमारा रूलर हो, पेंसिल हो, पेन हो, चेयर हो, टेबल हो, उनमें चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे कहानी ऐसी है कि अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज़रा कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ टेबल दिख रही है जिसमें कुछ रोज़ और कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन साहब ने 1897 में, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन साहब ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे चैडविक साहब ने 1932 में। ठीक है, तो ये 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, और जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तो बराबर होता है, यानी कि उनका मास बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इनसे कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अगर चार्ज की बात करें बच्चों, तीसरा पॉइंट चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ज की यूनिट होती है बच्चों। जैसे हमने मास को ग्राम में मीज़र किया, ऐसे ही चार्ज को हम कूलम में मीज़र करते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर में या मीटर में मीज़र करते हैं, तो ऐसे ही चार्ज को बच्चों हम कूलम में मीज़र करते हैं, और कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बच्चों प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उन पर चार्ज का जो वैल्यू है वो तो सेम होती है, लेकिन वो होते अपोजिट हैं, नेचर अपोजिट होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी। आखिर वो क्या एक्सपेरिमेंट था जो जे थॉमसन साहब ने किया था जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चला। तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया बच्चों, एक ग्लास की एक ट्यूब ली। ठीक है, ये आप देख रहे हो ग्लास की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में क्या है बच्चों कि जो एयर है उसको एक वैक्यूम पंप की मदद से निकाल दिया गया है। पूरी एयर निकाली है, पार्शियल एयर निकाली है, थोड़ी सी एयर उसमें छोड़ दी है। ठीक है, फिर इस ट्यूब में क्या किया कि लेफ़्ट साइड में कैथोड लगाया और राइट साइड में एनोड लगा दिया। ठीक है, और इनको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज जनरेटर से जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या किया जे थॉमसन साहब ने, इस हाई वोल्टेज जनरेटर को जैसे ही ऑन किया तो कैथोड के पास उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकल के एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं बहुत तेज़ी से स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, तो जे थॉमसन साहब ने इनको कैथोड पार्टिकल्स कहा। ठीक है, और क्योंकि ये सब पार्टिकल्स मिलके एक रे बना रहे थे, तो इन रेस को उन्होंने कहा कैथोड रेस। तो यहाँ से ये जो रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एनोड की तरफ जा रही थी। तो इस तरीके से कैथोड पार्टिकल्स और कैथोड रेस के बारे में उन्होंने हमें बताया। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल होता है बच्चों ई के ऊपर आपको लगाना है माइनस का साइन। ठीक है, और जो प्रोटॉन का सिंबल होता है बच्चों पी, और उस पर प्लस का साइन लगा होता है, और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन, उस पर कोई साइन नहीं लगता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ, उन्होंने बताया कि जब हाई वोल्टेज हम देते हैं तो जो कैथोड के पास जो एयर होती है, ठीक है, क्योंकि हवा तो है ही उसके अंदर, गैस तो कोई ना कोई है उसके अंदर, तो गैस के जो एटम होते हैं ना, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं हाई वोल्टेज की वजह से। तो हाई वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, वो इलेक्ट्रॉन फिर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ एकदम भागना शुरू कर देते हैं। तो पार्टिकल्स बाहर निकलते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाते हैं एटम में से, और एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो बीम होती है यानी कैथोड रेज हमें दिखाई देती हैं पूरे ग्लास ट्यूब के अंदर। तो जब ये गैस कैथोड रेज जब बाहर निकलती हैं, कैथोड रेज जब मूव करती हैं, तो जो पूरी ट्यूब होती है ना बच्चों, ये ग्रीन कलर की चमकने लगती है। तो यानी कि हमें ग्रीन कलर की ये दिखने लगता है। डिपेंड करता है बच्चों कि गैस कौन सी है इसमें। ठीक है, तो एयर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्यूब ग्रीन कलर की हमें दिखने
लगती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन के आपके द्वारा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।